क्रांतियों का युग, एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज 1830 टू 48, 18 साल की ये पूरा का पूरा क्रांति में ऐसा होता है कि देखिए, पहले तो 1815 में रूढ़िवादी राजा को बनाया जाता है ब्रुवो को, यानी कि जो पुराने परंपरा को लेकर के आगे बढ़े, पुरानी सोच को लेकर के आगे बढ़े। अब मान लीजिए जो खेती कर रहा है हल से उसको दे देगा ट्रैक्टर और वो कहेगा फिर भी कि नहीं नहीं हमको हले से जोतना है, तो बेकार बात है कि नहीं। तो इस तरीके से जो फ्रांस के जो लोग हैं, यानी कि वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ के मिडिल क्लास लोग थे, प्रोफेसर थे, कुछ व्यापारी थे, ट्रेडमेन्स वगैरह थे, इन लोगों ने मिल करके लिबरलाइजेशन और नेशनलिज्म में उदारवादी और राष्ट्रवादी ये दोनों लोग मिल करके, यानी दोनों सोच वाले लोग मिल करके जो देश में एक नए तरीके से डेवलपमेंट चाहते थे, इन लोगों ने मिल करके फ्रांस के राजा ब्रुवो को जुलाई 1830 को हटा देते हैं। और हटाने के बाद यहाँ एक संवैधानिक राजतंत्र जो संविधान के अनुसार से चले, जो पार्लियामेंट के अनुसार से चले, यानी लुई फिलिप को यहाँ पर इनके गद्दी पर बैठा दिया जाता है, फ्रांस की गद्दी पर। यानी फ्रांस कहाँ है, देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा है आपका ये फ्रांस। ये जो पार्ट है आपका ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये आपका जर्मनी है, ये पोलैंड वाला है, ये आपका रसिया इधर से आ जाता है, पोलैंड यहाँ इधर से, बीच में आपका ऑस्ट्रिया हंगरी वाला इलाका है, ये आपका इटली हो गया, और ये आपका सीधा ऑटोमन एम्पायर यानी यूनान का हिस्सा हो गया। तो देखिए फ्रांस में 18 जुलाई 1830 में यहाँ पर बगावत हो जाता है। क्रांतिकारियों ने यहाँ पर ब्रुवो को उखाड़ के फेंक दिया, उसके बाद बैठा दिया किसको, लुई फिलिप को। अब बैठाने के बाद फिर क्या होता, इसका देखा देखी, यहाँ पर देखा देखी, यानी कि ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को, ऑटोमन एम्पायर को, नीदरलैंड को, इन सभी लोगों को ये भी लगने लगा कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी रूढ़िवादियों से आज़ादी चाहिए, मुझे भी वैसे लोगों से आज़ादी चाहिए जो देश में पुराने ख्यालात से जी रहे हैं। अब इसका देखिए, तो यहीं पर मैटर ने क्या कहते हैं, व्हेन द फ्रांस स्नीक्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कॉल्ड्स, यानी कि जो बात अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी हो जाती है। बड़ी मजे की बात है। उसके बाद क्या होता है, ये यहां पर फ्रांस की क्रांति को देखने बाद नीदरलैंड में बगावत हो जाता है, ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। यहां पर क्या था, बगावत हो जाता है। यहां के भी लोगों ने यह चाहा कि अब हमें भी एक नई सोच, यानी कि जो डेमोक्रेटिक को लेकर के चले, जो सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़े, वही देश का सच्चे नायक होना चाहिए। और यहां पर यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाता है, यूके से अलग हो जाता है यहां पर नीदरलैंड। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम से नीदरलैंड अलग हो गया, तो इसका देखा देखिए और फिर क्या होता है, ये ऑटोमन एम्पायर यानी यूनान वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने भी ये सोचा कि अब मुझे भी आजादी चाहिए। अब इस आजादी का होड़ क्या है, ऑल पीपल नीड्स टू इक्वालिटी इन देयर ओन सोसाइटी, राइट, सबको आजादी चाहिए। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम शासकों द्वारा वहां पर क्या हुआ था कि वहां को वो सत्ता हासिल कर लिए थे। अब इसके बाद धीरे धीरे अब यूरोप के जो बाकी लोग, यानी जर्मनी का हो गया, स्पेन का हो गया, ऑस्ट्रिया का हो गया, इन लोगों ने इसको ये इतना बहका दिया, ओमान वालों को बहका नहीं दिया, मगर सच्चाई बात बताया कि ओमान बोल रहे हैं, यूनान को इन्होंने बोला कि यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना है, यूनान इज द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ यूरोपियन किंगडम, राइट। अब इसको देखा देखी क्या होता है, यूरोप के सभी लोगों ने जबरदस्त रूप से बगावत खड़ा कर देता है। ये बगावत 1821 में स्टार्ट होता है, 1821 में स्टार्ट होता है। और इसमें से एक कवि होते हैं, उन कवि का नाम होता है लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन क्या होता है, इस जंग में 1821 में बोया हुआ जंग में अपना जो पूरा जो दुनिया भर की जो कमाई है, जो पूरा जीवन भर उन्होंने कमाया है, उस कमाई को लेकर के इन्होंने क्या किया, उस जंग में लगा दिया और खुद वो हथियार को लेकर के खुद लड़ाई में जाते हैं। और 1824 को उनको बुखार होने से क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से इसने अपना राष्ट्रीय भूमिका निभाया, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति इन्होंने देशभक्ति करते हुए शहीद हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। साइड इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल जाता है यूरोप में। साइड इफेक्ट और क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग भूखे प्यासे मरते हैं। आगे देखते हैं, रोमांटिसिज्म एंड फीलिंग ऑफ द नेशन।
रोमानी कल्पना और राज्य के प्रति इसकी भावना। देखिए, ये जो संघर्ष, जो युद्ध वगैरह हुआ है, ये सिर्फ आपके एरिया डेवलप करने से नहीं हुआ है, एक यूं ही लड़ जाने से नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत से सारे भावनाएं, बहुत से सारे लोगों का संघर्ष जुड़ा हुआ था। अगर आप यूं कहेंगे तो ये पूरा जो नेशनलिज्म यूरोप जो है, नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका कल्चर से, संस्कृति से, उसकी भावना से, उसके लोकगीतों से, उसके फोक सॉन्ग से, उसकी छोटी छोटी कहानियों से, जो ओरिजिनल कहानी हुआ करता था, ये सब कहानी उन सभी लोगों को सुनाया गया, कविताएं सुनाई गई, पोइट्स वगैरह बोला गया, जो अनएजुकेटेड पीपल थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू नो देयर ओन कल्चर। वो अपना स्वयं का कल्चर नहीं जानते थे। पर यहाँ के फिलोसोफर, यहाँ के राइटर्स, यहाँ के लॉ करने वाले लोगों ने ये छोटी छोटी कहानियाँ लिख करके उस कहानी को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। पहली बात समझिए, एक आप सुने होंगे ग्रिम फेरी टेल्स। ग्रिम फेरी टेल्स ये दो भाइयों की कहानी है। एक भाई का नाम था जैकब ग्रिम और दूसरा भाई का नाम विलहेल्म ग्रिम था। जैकब ग्रिम का जन्म 1785 में और विलहेल्म ग्रिम का जन्म 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। इन लोग 1812 में ये सब लॉ कर रहे थे। लॉ करने बाद पहले ये तो शौकिया तरीके से मतलब कि बूढ़ा बुजुर्ग से जाके मिला, दादी उदी से जाके मिली, बूढ़ी उड़ी गांव की औरतें, उनसे मिल करके उनसे कुछ कुछ कहानी सुन करके उनकी जो अपनी जो लोकगीत है या उनके आप बीती को ले करके छोटी छोटी कहानी को लिखना स्टार्ट किया। लिखने के बाद वो क्या किए, एक फर्स्ट टाइम 1812 में वो पब्लिश कर देते हैं। और करने के बाद फिर क्या होता है, वही जब प्रेस की क्रांति जब चलती है, प्रेस की आज़ादी यानी मीडिया की आज़ादी के लिए जब क्रांति होती है, तो 33 पार्ट्स में ये सभी कहानी को जोड़ करके एक साथ इसको पब्लिश कर देते हैं ये दोनों भाई, जिसके वजह से एक एक आदमी के पास ये पूरा का पूरा थॉट चला जाता है कि दे हैव टू फाइट फॉर देयर ओन कल्चर, ऑन थॉट, ऑन फ्रीडम, ऑन रिलीजियस। सब अपने स्वतंत्रता के लिए लड़े, अपने संस्कृति के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े। इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, एक जर्मन फिलोसोफर होते हैं, ये क्या कहते हैं, जर्मन फिलोसोफर का नाम है योहान गॉटफ्रीड। योहान गॉटफ्रीड क्या बोलते हैं कि सच्ची देशभक्ति जो है या सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित है, जर्मन के आम लोगों में निहित है, मतलब जर्मनी के लोगों के पास है। तो बाहर जो लोग कंजर्वेटिव लोग हैं, जो रियासत वाले लोग, विरासत में जो लोग आए हुए हैं, जो पुराने थॉट के लोग हैं, उन लोग से कैसे चलेगा। ये भी थॉट को मान रहे हैं, लेकिन ये क्या एक नई सोच को बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई बाहरी आकर के हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में, ये बात किसने कहा, जर्मन फिलोसोफर ने। और इन्होंने फिर क्या, राष्ट्र को जर्मनी में कहते हैं वॉल्कगिस्ट। क्या बोलते हैं, वॉल्कगिस्ट। इन्होंने कहा राष्ट्र सच्ची आत्मा, राष्ट्र की सच्ची आत्मा उसके लोकगीतों और उसके जन कल्याण में होता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे बुंदेलो हरबेलो के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बात समझ में आया। अब झारखंड में बहुत सारे लोकगीत है। आप शादी ब्याह में देखते होंगे बहुत सारे लेडीज लोग, कुछ भी हो जाए उन लोगों को गीत गाना है, भले हम लोग को समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन वो गाती हैं, वो उनका रीजनल सॉन्ग है। पूजा पाठ में भी वो अपना एक अलग से गायन गाती है, गीत गाती है, जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो ये सब ये जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस थॉट को लोगों के बीच में रखा, ताकि लोगों में और अधिक जागरूकता फिर अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति, और वो अपने दुश्मनों से लोहा ले सके जबरदस्त रूप से। फिर क्या होता है, यही सोच, और देखिए मेन मकसद इन लोग को यही तक नहीं ठहरना था, इनका मेन मकसद था राष्ट्रीय भावनाओं को लाना, ताकि देश का एक एक आदमी को राष्ट्र के प्रति जागृत करना हो जाए और आधुनिकीकरण को दूर दूर तक फैलाना, आधुनिकीकरण को दूर दूर तक फैलाना, नई सोच को बढ़ावा देना। होता क्या है, इसका सबसे अधिक असर पड़ता है पोलैंड पर। पोलैंड पर होता क्या है, पोलैंड पर हालांकि रूस का कब्जा था, हालांकि 18वीं शताब्दी के लास्ट तक ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस इसको रोड पर का घंटा बना देता है लोग।
यानी जो भी आए बजा के चला जाए। पोलैंड के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। इसको हमेशा लोग तोड़ फोड़ किया, हमेशा लोग मारा पीटा है, पता नहीं इसके साथ लोग क्या क्या किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन पोलैंड के लोगों में एक अपने देश के प्रति सच्चा निष्ठा था। वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना के लिए उनका जो लोकगीत होता है या उनका जो फोक जो डांस होता है, इन सभी को दूर दूर तक फैला। किसके माध्यम से समझेगा? संगीत और भाषा के कारण इनकी जो अपनी जो देशभक्ति थी ये जीवित रही थी। जैसे कि अगर हम कहेंगे कैरोल कोफिरस्की ये गाना गा गा करके, कैरोल कोफिरस्की ये गाना गा गा करके संगीत को जीवित रखा, पोलैंड को जीवित रखा। जैसे हम इंडिया को कहते हैं कि इंडियंस, है ना, तो इसे अगर हम कहेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ये सब सुनने के बाद हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, ये सब जो गाना है, अगर इस सबको सुनेंगे तो अपने आग लग जाता है शरीर में। तो इसी तरह पोलैंड के लोगों में भी धीरे धीरे आग लगना स्टार्ट हो गया था। फिर क्या होता है? डांस के जरिए से, वहाँ का डांस क्या है? पोलेनेस और मनु रिजा है, पोलेनेस और मनु रिजा है। तो ये सब जो डांस है, ये सॉन्ग है, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। एक जगह बाजार में गया, वहां पर नुक्कड़ नाटक किया ताकि लोग 10 लोग देख सके, फिर दूसरा, इस तरह से देखते 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 थे 1831 में जबरदस्त रूप से सशस्त्र विद्रोह यानी कि वेपन्स के पूरा धमाकेदार वॉर हो जाता है रसिया के सैनिकों से और पोलैंड के लोगों से। और होता क्या है, फिर रसिया जो होती है यानी कि यूएसएसआर जो है, ये यहाँ इस विद्रोह को जबरदस्त रूप से डेमोलाइज्ड कर देता है, कुचल देता है, एकदम रीढ़ बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ का जो भाषा था, देखिए भाषा को लेकर के ही हुआ था, तो यहाँ पर अब ये भाषा जो हो गया, ये राष्ट्र का प्रतीक हो गया, ये राष्ट्र का प्रतीक हो गया। पोलिश भाषा इज द वंडरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये भावना आ गया पोलैंड के लोगों में। और फिर क्या होता है, यहाँ के जो पादरी लोग हैं, ये यहाँ पर के जो यहाँ पर जो विस्पा है यानी भिक्षुक लोग हैं, जो दूर दूर तक जाते हैं, जो लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, इन लोगों को रूस की जो आर्मी है, रूस की जो सेना, वो जेल में ला करके बंद कर दिया। इसलिए क्योंकि रूस वाले जो है जबरदस्ती पोलैंड में घुस करके वहाँ के स्कूलों को जबरन अपने कब्जे में लिया और वहाँ अपना भाषा यानी रूसी लैंग्वेज को वहां पर चालू कर दिया और पोलैंड की भाषा को हटा दिया, यानी पोलैंडिस को हटा दिया जबरदस्त रूप से। अब देखिए, किसी भी देश को अगर आप गुलाम बनाना चाहते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां का भाषा पर अटैक करिए, वहां का देश अपने आप कब्जा में हो जाएगा। जैसे आज देखिए हमारे देश में इंग्लिश को बहुत अधिक बढ़ावा है, क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ 200 साल तक राज की है, और राज करने बाद इंग्लिश को हम लोगों ने एक ट्रेड ऑफ मार्केटिंग के जरिए से इसको हम लोग अपने आप को मान ली, इंग्लिश नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा समाज में कहा जाता है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, बट हिंदी है, हिंदुस्तान है हमारा, ऐसा भावना होना भी चाहिए। तो यही भावना ये पोलैंड में था, और इसके वजह से क्या होता है, पोलैंड अभी मतलब जीवित रहा अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के लिए।